एक सेठ के 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का होता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहा करती है। कुल मिलाकर वो 6 लोग होते हैं। दोस्तों, घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। अचानक ही जो उसकी पत्नी होती है उसकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद जो सेठ जी होते हैं वो इस तरह से टूट जाते हैं, वो अपने आप को भी ख़त्म करना चाहते हैं। कई बार अपने आप को मारने का यत्न करते हैं और उनके घर में एक नौकर भी रहा करता है। वो नौकर इन लड़कियों से मिलकर एक ऐसा काम करते हैं और उस काम की वजह से उस सेठ जी की जान भी बच जाती है और दोस्तों वो फिर हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, क्या उन्होंने किया था, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ। ये मेरठ की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रेमराज नाम का एक सेठ जी, जिसके 3 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है और इसकी एक पत्नी होती है। इनके पास बहुत बड़ा कारोबार होता है, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, परिवार बड़े अच्छे से चलता रहता है। सेठ जी अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा प्यार किया करते। सेठ जी उसे बस अपने सपनों की रानी मानते और उसके साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया करते। दोस्तों, उसे उन्होंने शादी के बाद से अपने से 5 दिन के लिए भी अलग नहीं किया। अगर वो 2 दिन के लिए मायके भी चली जाती तो सेठ जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते, तुरंत ही उसे वापस बुला लिया करते। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि जो सेठ जी की पत्नी होती है उसकी अचानक ही मौत हो जाती है। दोस्तों, सेठ जी की पत्नी की मौत होने के बाद सेठ जी इस तरह से टूट जाते हैं। वो ना तो खाना खाते, ना कुछ पीते, ना ही किसी से बातचीत करते। वो इस तरह से बैठ जाते हैं। उसके अंतिम क्रियाक्रम में जाने के लिए भी वो मना करने लगते हैं। जो घर वाले होते हैं और सदस्य होते हैं, उसकी बेटियां होती हैं, उसका बेटा होता है, अपने पापा को काफ़ी समझाने का यत्न करते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते और फिर उनको अपने साथ ज़बरदस्ती शमशान घाट तक ले जाया जाता है और वहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके बाद वो अपने घर में आकर बैठ जाते हैं और घर में गुमसुम रहने लगते हैं। 12 दिन तो लोग बागों के साथ उसको बीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही 12वें के आगे दिन आने लगते हैं, उसके लिए समझो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। एक एक दिन, एक एक पल काटना उसके लिए वर्षों के बराबर हो जाता है। वो इसी तरह से हर वक्त अपनी आंखों में आंसू रखता, ना तो खाता ना पीता, अपनी पत्नी की यादों में ही खोया रहता। दोस्तों, अब जो नौकर होता है इसकी बेटियों से कहने लगता है कि बेटियों, अगर इस तरह से तुम्हारा पापा रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटियाँ कहने लगती हैं कि हम करें तो क्या करें, यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि तेरे पापा की जान बच सके। दोस्तों, फिर जो नौकर होता है उससे ही वो बेटियाँ कहती हैं कि आप ही उम्र में बड़े हैं, आप कुछ ऐसा तरकीब निकालिए जिससे कि हमारे पापा की जान भी बच जाए और हमारे साथ इनका साया बना रहे। हमारी माँ का साया तो हमारे सर के ऊपर से चला गया है, लेकिन अगर पापा का साया भी चला गया तो हम भी टूट जाएंगे, हम भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। दोस्तों, इधर जो नौकर होता है उसकी एक साली होती है जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है। उसके पति की भी मौत काफ़ी दिन पहले हो जाती है और वो अपने घर पर अकेली रहती है। कुछ दिन के बाद ही उसके बेटे की भी मौत हो जाती है। 18 साल का उसका बेटा होता है। जवान बेटे की मौत होने के बाद वो भी डिप्रेशन में जा चुकी होती है। वो भी इस तरह से पागलों की तरह रहा करती है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, इधर जो नौकर होता है अपनी साली के पास जाता है और उससे कहने लगता है, इधर जो बेटियां होती हैं वो भी साथ में जाती हैं और उससे कहने लगती हैं कि इस तरह से तुम्हें एक व्यक्ति की जान बचानी है। दोस्तों, यहाँ पर वो पहले तो मना करती है, लेकिन जब जान बचाने की बात आती है तो वो हाँ कर देती है। वो कहती है कि ये नाटक मुझे कब तक करना है। यहाँ पर जो बेटियाँ होती हैं वो कहने लगती हैं, तुम्हें ये नाटक नहीं करना, ये हकीकत है, तुम हमारे पिताजी को मना लीजिए, उसके बाद हम तुम्हारी शादी उनके साथ करा देंगे। दोस्तों, पहले तो वो औरत नाटक समझती है और फिर उनके घर पहुंच जाती है। दोस्तों, वो घूंघट डाले हुए उनके घर के अंदर पहुंचती है। सेठ जी वहां पर उस औरत को देखते हैं तो वो उसकी पत्नी की शॉल ओढ़कर वहां पर बैठी होती है। दोस्तों, एकदम से उनकी आंखें खुल जाती हैं और एकदम से वो कहने लगते हैं कि मेरी पत्नी कैसे आ गई। इस औरत का नाम सुधा होता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो नौकर होता है वो कहने लगता है कि ये आपकी पत्नी नहीं है, ये तो नौकरानी है, इसका नाम सुधा है। ये आपके लिए खाने पीने का इंतजाम, आपके नहाने धोने का इंतजाम, आपके सारे काम काज ये करेगी। यहाँ पर वो
सेठ जी कहने लगते हैं कि सब की क्या ज़रूरत थी, पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है, मुझे अब किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दोस्तों उसके बाद उस औरत को, जिसका नाम सुधा होता है, नौकरानी बनाकर उसके घर में रख दिया जाता है। वो उसकी हर तरह से सेवा करती, चाहे उसे जूते चाहिए होते हैं, चाहे नहाने का सामान होता है, चाहे उसके सर में तेल की मालिश करनी होती है। दोस्तों सेठ जी के सर में जब तेल की मालिश वो करती है तो सेठ जी को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और सेठ जी कुछ घंटों के लिए सो जाता है, उसकी नींद लग जाती है। दोस्तों मानो कि काफ़ी दिन के बाद उसे इस तरह की नींद आई। उसके बाद जब अगली सुबह उठता है तो उसके सामने वही औरत होती है, उसके पैरों में चप्पल डाल देती है, उसके बाद उसे नहाने के लिए टॉवल दे देती है, हाथ में ब्रुश दे देती है। इस तरह से उसका ख्याल रखती है जैसा कि आज तक उसकी पत्नी ने भी उसका ख्याल नहीं रखा था। दोस्तों यहाँ पर जो सेठ जी होता है उसके विचार बदलने लगते हैं, उसका दिमाग घूमने लगता है कि यार ये औरत तेरा इतना ख्याल कैसे रखती है। फिर एक दिन का वाक़या होता है, सेठ जी उस औरत से पूछ बैठते हैं कि तुम कौन हो और इस तरह से तुम मेरा ख्याल इतना क्यों रखती हो। तो दोस्तों यहाँ पर वो औरत बताने लगती है कि मेरा नाम सुधा है। फिर वो पूछने लगती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। फिर वो अपनी आंखों में आंसू भर लाती है, घूंघट के अंदर से ही वो सुबकियाँ भरने लगती है और कहने लगती है कि मेरा एक बेटा था और जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी और कुछ ही दिन पहले उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों सेठ जी भी यहाँ पर टूट जाते हैं कि यार ये तो सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पति तो होगा, वो क्या करता है। तो वो कहने लगती है कि मेरा पति तो मेरे बेटे से पहले भी मर चुका था, मैं तो अपने बेटे के लिए जी रही थी, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा भी मर गया तो मैं भी टूट जाती हूँ, मैं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ और फिर मैं अब अपनी जो ज़िंदगी है उसे आगे बढ़ाने के लिए ये कामकाज कर रही हूँ, आपकी सेवा कर रही हूँ। दोस्तों उसके बाद जो सेठ जी होते हैं उनकी आंखों में भी दया के भाव आने लगते हैं और उस औरत को इस तरह से देखने लगता है जैसे कि वो उसकी पत्नी हो, क्योंकि कई बार उसकी पत्नी के वो कपड़े पहनकर आ जाती है। ये पहले से ही प्री प्लान होता है कि उसकी पत्नी के कपड़े वो पहनकर उसके सामने निकले, लेकिन उसके कपड़े इतने अच्छे नहीं होते, जो उसके खुद के कपड़े होते हैं वो बस गंदे और मैले कपड़े होते हैं। दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन का समय और बीतता है। एक दिन का वाक़या होता है और जब ये औरत काम पर नहीं आती, अपने घर पर ही रुक जाती है। जो सेठ जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि आज वो औरत पूरे दिन से नहीं दिखी, सुधा कहाँ है। अपने नौकर को कहने लगते हैं तो यहाँ पर नौकर कहता है कि उसे बहुत तेज़ बुखार है, वो अपने घर पर है, वो इसलिए नहीं आई। रात को 11 बजे का टाइम होता है। सेठ जी यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब मुझे अभी उसके पास लेकर चलो, तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है, वो अकेली वहाँ पर तड़फ रही होगी और तुम यहाँ पर इस तरह से अलग बैठे हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो मुझे बता देते, मैं उसका ख्याल रख लेता। दोस्तों यहाँ पर जो नौकर होता है वो मना करने लगता है और कहने लगता है कि सेठ जी अगर ऐसे जाएंगे, वहाँ पर आप गाड़ी लेकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पर लोग बाग देखेंगे, वो गरीबों की बस्ती है और वहाँ पर अगर इस तरह से रात को आप जाओगे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर सेठ जी कहते हैं कि इस सब को छोड़ो, फटाफट गाड़ी निकालो और मेरे साथ चलो। दोस्तों उसके बाद सेठ जी अपने मुंह पर ढाटा लगाकर उसी घर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सुधा को देखते हैं तो उसकी तबीयत ख़राब होती है। अपने साथ में कुछ मेडिसन लेकर जाते हैं, वो मेडिसन उसको दे देते हैं और 2-3 हज़ार रुपये उसको देकर आ जाते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल ज़रूर रखो, तुम कामकाज बहुत ज़्यादा करती हो, इस वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ा सा काम कम किया करो। दोस्तों उसके बाद सेठ जी अपने घर आ जाते हैं और रात भर उसी सुधा के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही अगले दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है, वो काम पर फिर आ जाती है तो और सेठ जी का वैसे ही ख्याल रखने लगती है जैसे पहले रखा करती है। दोस्तों यहाँ पर सेठ जी उससे कहने लगते हैं कि तुम थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखा करो। अब सेठ जी को भी कुछ ना कुछ प्यार इस औरत के प्रति आने लगता है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब तीनों लड़कियां अपनी कॉलेज को छोड़कर अपने पापा के घर आ जाती हैं और वहां आने के बाद जब इस औरत को देखती हैं तो अपने पापा से कहने लगती हैं कि पापा ये औरत कौन है और ये इस तरह से हमारे घर में कैसे है। तो पापा कहने लगते हैं कि बेटा ये हमारे घर की नौकरानी है, मेरा
तेरी मम्मी से भी अच्छा ख्याल रखती है। उसके बाद वो लड़कियां भी यहाँ पर रहने लगती हैं, उन लड़कियों का भी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। लगभग 5-6 दिन बीत जाते हैं, वो लड़की भी बहुत अच्छे से उसके साथ घुल मिल जाती हैं और फिर वो तीनों लड़कियां बाज़ार में जाती हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद कर लाती हैं और इस औरत को बोलती हैं कि ये साड़ियाँ आपको पहननी है। यहाँ पर ये सुधा मना करने लगती है कि मैडम जी, मैं ऐसी साड़ी कैसे पहन सकती हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि ये सब हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको पहननी पड़ेंगी। उसके बाद उनमें से एक साड़ी उसको पहना दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद जब वो घर के अंदर आती है तो यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि वो औरत जो यहाँ पर हमारी नौकरानी थी, जिसका नाम सुधा है, वो कहाँ चली गई, ये नई औरत यहाँ पर कैसे आ गई। दोस्तों, अपने नौकर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सुधा कहाँ है, उसको बुलाओ, ये कौन सी नई औरत यहाँ पर बुलाओ। जो नौकर होता है वो कहने लगता है कि ये ही सुधा है, इसको आज तुम्हारी बेटियों ने नए कपड़े दिला दिए हैं। फिर बेटी और बाप आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। जो बेटियाँ होती हैं अपने पिता से कहती हैं कि पापा, आप इससे शादी कर लीजिए, हमारे मम्मी मिल जाएगी और आपका जीवन साथी आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका जीवन भी सही हो जाएगा और हमारा जीवन भी अच्छे से चलने लगेगा। आप प्लीज़ इनसे शादी कर लीजिए। दोस्तों, पापा के मन में तो पहले से ही इस तरह की भावना चल रही थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर जब बेटियाँ इस तरह का वाक्य कहती हैं तो पापा भी बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो ठीक है, आप लोग ऐसा करिए। दोस्तों, ये सब मिलकर वो सब बातचीत कर रहे होते हैं। जो नौकर होता है वो भी इन सब में इन्वॉल्व होता है। इधर इसका बेटा भी बुला लिया जाता है। इधर जो औरत होती है रमा, उससे भी बातचीत की जाती है। वो भी कहने लगती है कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो वो सब कहते हैं कि आप आगे तो बढ़िए, सब कुछ संभव हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों की शादी करा दी जाती है। जो यहाँ पर सेठ जी होते हैं उनकी उम्र 50 साल के लगभग होती है और जो ये औरत होती है रमा, इसकी उम्र 45 साल होती है। दोनों को आपस में मिला दिया जाता है और दोनों का जीवन अच्छे से कटने लगता है। दोस्तों, ये कहानी जो साल 2005 में स्टार्ट हुई थी और अभी भी इनका परिवार बड़े अच्छे से चल रहा है। सभी के सभी लोग बड़े प्यारपूर्वक अपने जीवन को काट रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है? यहाँ पर क्या सुधा का किरदार अच्छा लगता है, पिता का किरदार अच्छा लगता है, या नौकर का किरदार अच्छा लगता है, या बेटियों का किरदार अच्छा लगता है? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपके शेयर की अभिलाषा हमेशा हमें बनी रहती है कि आप ज़रूर हमारे वीडियोज़ को शेयर करके जाएंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,